बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मस्थली वडनगर से। गुजरात के सबसे पुराने शहर वडनगर का इतिहास बड़ा गौरवशाली है और ये शहर है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का खजाना। अब इसे दुनिया के सामने लाने के लिए वडनगर में एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें खुदाई के दौरान मिली 5000 से ज्यादा कलाकृतियां हैं। इस म्यूजियम का उद्देश्य है यहाँ खुदाई के दौरान मिली पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से वडनगर के सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर वडनगर, इसे अपने पुरातत्वीय इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन वडनगर अब आधुनिकता के साथ कदमताल करेगा। वडनगर को नई सौगात मिली है और वो है ये 4 मंजिला म्यूजियम जो 2500 वर्षों की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को दिखाता है। ये भारत में अपनी तरह का पहला म्यूजियम है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने राज्य पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय की मदद से विकसित किया है। वडनगर का 2500 साल पुराना इतिहास जो है वो इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये म्यूज़ियम जहाँ पे बना वहीं पर इसका जो ये प्रोजेक्ट था उसका उत्खनन साइट जो है वो यहीं पे है और इसको भी साथ में रखा गया है। यहाँ पे जो है वो ये मर्ज होता है। ये जो साइट थी यहीं पे वो उत्खनन किए गए और 8000 से ज़्यादा चीज़ें इस साइट पर से मिली है। तो ये ओरिजिनल साइट है जहाँ पे एक्सकवेशन किया गया था, उत्खनन किया गया था और वहीं से ये सारे 8000 से ज़्यादा अवशेष मिले हैं जो दिखाते हैं कि वडनगर की सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरानी है। 2500 साल पुराना ये इतिहास यानी कि मौर्य काल से लेके अब तक का ये इतिहास यहाँ पे देखने को मिलता है। गुजरात के प्राचीनतम जीवंत शहर वडनगर का इतिहास बहुत ही भव्य है। 2500 से ज्यादा वर्षों से लगातार आबाद रहने वाला ये शहर नए आकर्षणों के जरिए पर्यटकों को और लुभाएगा। इस म्यूजियम का उद्देश्य यहाँ खुदाई के दौरान मिली पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से वडनगर के सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करना है। 2500 साल पुराना जो इतिहास है, चाहे वो वडनगर की बात हो या फिर गुजरात की बात हो, वो सारी जानकारी यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। ये सारी चीज़ें इसी साइट से जो उत्खनन में मिली थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। जब आम जनता यहाँ पे पहुँचेगी तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। वडनगर का जो शैक्षणिक इतिहास रहा है, क्या उसका शैक्षणिक महत्व रहा है, ये सारी जानकारी जो है यहाँ पे ऑडियो विजुअल माध्यम से भी दिखाई जा रही है और साथ ही ये चीज़ें प्रदर्शित की गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक म्यूजियम बनने की बात कही थी और वो आज जो उनका सपना था वो अब जो है निर्माण हो चुका है और ये अब आम जनता के लिए खोला जा चुका है। तो ये यहाँ के इतिहास को दर्शाएगा। साथ ही वडनगर के साथ गुजरात की जो इतिहास है वो यहाँ पे लोगों को जानने को मिलेगा। 12,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एएसआई का दावा है कि वडनगर मौर्य काल से ही एक जीवित शहर रहा है। वडनगर में उस वक्त के सिक्के, लेख ये दिखाते हैं कि यहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी और यहाँ पर कितने तालाब या झील थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, एमएस यूनिवर्सिटी है, गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग है, इन सब ने मिलकर यहाँ पर काम किया है और उससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें ये निकली हैं यहाँ पर जो है कि एक जो है 2500 साल का एक अविरत जो है यहाँ पर जो है निरंतर एक सेटलमेंट है, एक बस्ती है और जिसने बहुत सारे काल देखे इतिहास के, बहुत सारे जो है उन्होंने मौर्य काल से लेकर के और अभी तक एक ऐसी साइट है कि जो निरंतर उसी जगह पर जो है विकसित हो रही है। जो भी जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, जो भी नगर आयोजन से संबंधित हैं, धार्मिक रीतियों से संबंधित हैं, कृषि से संबंधित है या उद्योग के संबंधित है, ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं जिससे वडनगर के पूरे इतिहास को जो है पुनर्निर्माण हुआ है। वडनगर में बौद्ध, जैन संस्कृति और धर्म का संगम भी मिला है। इस म्यूजियम में फिजिकल और डिजिटल का मिश्रण करके डिजिटल माध्यम से जानकारी दी जा रही है। छात्रों को इतिहास समझने में दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है।
ऑडियो विजुअल फिल्मों और एग्जीबिशन के साथ ये आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस इतिहास और संस्कृति प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात है। आपकी 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास जो है हमारे पास जो है जो शिल्प शास्त्र के बारे में जो है उसका अंकन हुआ है। जैसे ये विष्णु की इमेज है, ये जो है एक चक्र दिखा रहे हैं, ऐसे यहाँ पर जो है विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं। तो इस टाइप के अलग अलग विश्वास की जो है इस गैलरी में दिखाया गया है। इसमें जैन धर्म के बारे में है, यहाँ पर जो है हिंदू धर्म के बारे में, यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में, और वो सब चीज़ें यहाँ पर लगातार जो है दूसरी शताब्दी से मिल रही है और उसका डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। इस म्यूजियम में पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिली 5000 से ज्यादा कलाकृतियां हैं, जो वडनगर में 2500 वर्षों के इतिहास और इसके प्राचीन ज्ञान के भंडार को उजागर करती है। वडनगर से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर जाएंगे और वो इस म्यूजियम का जायजा भी लेंगे और उसके बाद प्रेरणा स्कूल के कैंपस का उद्घाटन भी करेंगे। ये वही स्कूल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1962 से 1967 तक 8वीं से 11वीं तक कक्षा की पढ़ाई की थी। इस स्कूल को प्रेरणा स्कूल के नाम से जाना जाता है। अब ये स्कूल एक हेरिटेज साइट बन गया है। नरेंद्र मोदी ने अपनी प्राथमिक की शिक्षा जहाँ पे ली वो ये वडनगर का स्कूल है जिसे प्रेरणा संकुल नाम दिया गया है और ये हेरिटेज बिल्डिंग है। ये सन 1888 में बना था। बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ ने इस स्कूल को बनाया था और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिक की शिक्षा हुई थी और अब इसे प्रेरणा संकुल में बदला गया है। ये हेरिटेज बिल्डिंग है। उसके अलावा एक नया बिल्डिंग भी बनाया गया है जहाँ पे पूरे देश से कोने कोने से छात्र यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हैं। उनको एक स्पेशल स्कूल, इसी स्कूल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ली थी और अब इसको एक ये इनोवेटिव तरह का स्कूल बनाया गया है जहाँ पे 9 वैल्यूज़ जो होनी चाहिए एक ट्रू लीडर में, उसके बारे में यूथ लीडरशिप तैयार की जा रही है। तो 9 वैल्यूज़ हैं जैसे शौर्य और साहस, नवाचार और जिज्ञासा, करुणा और सेवा, स्वाभिमान और विनय। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो बच्चे यदि आत्मसात कर लें तो वो अपनी जहाँ उनको पहुंचना है वहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से साइंस और इंडियन हेरिटेज को मिला के एक यूनिक एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम ये बनाया गया है। स्टडी टूर के तहत देश के सभी राज्यों से छात्र यहाँ एक सप्ताह के लिए पढ़ने आते हैं। अब तक देश मतलब एक एजुकेटेड इंसान और एक लिटरेट इंसान में बहुत अंतर होता है, वो हमें यहाँ आके पता चला। जो 9 वैल्यूज़ हैं हमें धीरे धीरे सिखाई जा रही हैं, हमारे अंदर उन वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जा रहा है ताकि आगे चल के हम, क्योंकि हम यूथ हैं और हमें ही अपने देश की लीडरशिप की जिम्मेदारी हमारे पास है, तो हमें एक ऐसा प्रेरणा जो है वो एक ऐसे लीडर्स को डेवलप कर रहा है जो कि बहुत जिनके अंदर वैल्यूज़ हों ताकि हम अपने देश को आगे ले जा सकें। हमारे स्कूल में कंप्यूटर तो होते थे लेकिन यहाँ आकर मैंने लेज़र कटिंग सीखा, डिजिटल पोस्टर सीखा बनाने। वहाँ तो कंप्यूटर होते थे लेकिन इस तरह का नहीं था। यहाँ मुझे प्राउड फील होता है क्योंकि मैंने ये सीखा। यहाँ पर सारे डिजिटल पोस्टिंग canva.com से उसको बनाने का प्रोसेस सीखा। प्रेरणा संकुल में 9 मूल्य आधारित विषयों पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। साथ ही युवा नेतृत्व तैयार करने पर फोकस किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर आने वाले बच्चे शिक्षा के अलावा सांस्कृतिक मूल्यों की भी पढ़ाई करते हैं। वडनगर से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में अरब महासागर के पास बढ़ते शहरों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले 5 दिनों से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बेट द्वारिका और जामनगर में पिरोटन द्वीप पर अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। यह कार्रवाई क्यों की जा रही है और अब तक कितनी जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है, जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। गुजरात में इन दिनों अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। बेट द्वारका और पिरोटन द्वीप पर अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पिछले 5 दिनों से गुजरात सरकार का बुलडोजर गरज रहा है और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। जामनगर के पास पिरोटन द्वीप पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कई बड़ी कार्रवाई की। पिरोटन द्वीप पर करीब 4000 वर्ग फीट एरिया में फैले अवैध निर्माणों को
जमींदोज कर दिया गया। जामनगर के पिरोटल आइलैंड में गुजरात सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनकी जीरो टॉलरेंस नीति के हिसाब से यहाँ भी एक अवैध जो निर्माण था, वो निर्माण को करीब 4000 स्क्वायर फीट का ये अवैध निर्माण था, इसको यहाँ गिरा दिया गया है। और ये जो पिरोटन द्वीप है, पिरोटन द्वीप ना सिर्फ जामनगर लेकिन पूरे भारत के लिए ये हिस्टोरिकल द्वीप है। यहाँ सिक्योरिटी, जो भी मरीन सिक्योरिटी है, उसके हिसाब से भी ये द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी द्वीप के पास में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी आई हुई है। और जो मरीन लाइफ है, यहाँ की जो दरियाई जीव सृष्टि है, उसके हिसाब से भी ये द्वीप जो है वो द्वीप बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। यहाँ कुछ समुदाय के द्वारा करीब 4000 स्क्वायर फीट के इलाके में अवैध जो था वो निर्माण किया गया था। वो निर्माण को फिलहाल सरकार ने यहाँ उसको गिरा दिया है। प्रशासन का कहना है कि पिरोटन द्वीप को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए ये कार्रवाई की गई, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पिरोटन द्वीप समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और आम लोगों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। पिरोटन द्वीप पर ये अतिक्रमण राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री जीवन और आसपास के इलाकों में उद्योगों के लिए खतरा साबित हो रहे थे। इसमें टोटल 9 धार्मिक निर्माण कार्य वहाँ पर है वो किए गए थे, उनको हटाया गया है। और जो जगह लगभग खाली हुई है वो जगह लगभग 4000 स्क्वायर फीट के आसपास जगह है। और जो पिरोटन टापू है वो एक ऐतिहासिक टापू है और अत्यधिक देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाईली सेंसिटिव है वो टापू के रूप में। पिरोटन द्वीप के पास 5 SPM हैं, जो देश को 60% तक कच्चे तेल की आपूर्ति करते हैं। यहाँ अतिक्रमण के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ने से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ 41 लैंडिंग पॉइंट और 35 टापू हैं, जो पाकिस्तान की सीमा के नजदीक होने की वजह से ज्यादा संवेदनशील हैं। पुलिस के अनुसार इन इलाकों में ड्रग्स से लेकर हथियारों तक की तस्करी हो रही थी। अभी तक लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा की जो जमीन थी उसको दबाव से मुक्त करवाया गया है। इतिहास में इस विस्तार में अमुक टाइम लोगों ने देश विरोधी कृत्य करने के लिए इस विस्तार को ड्रग्स के रूप में हो, वेपन्स के रूप में हो और देश विरोधी कोई जुम्बेश अथवा कोई ऑपरेशंस करना हो, इस विस्तार का लोगों ने उपयोग किया है। देश के लिए आपको पता है कि सबसे नज़दीक में पाकिस्तान का विस्तार लगता है, तो देश के लिए हमेशा एक चैलेंज रहता है कि इस विस्तार को सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए और कोई भी प्रकार की देश विरोधी एक्टिविटीज विस्तार में नहीं हो। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। उस विस्तार में हमारी पुलिस द्वारा गंभीरता से लिया गया इस प्रकरण को। पुलिस द्वारा इस विस्तार में उन्नयनपूर्वक पुलिस द्वारा तपास की जा रही है और जो भी व्यक्ति होंगे इसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा कड़क से कड़क एक्शन लिया जाएगा। भारतीय नौसेना को 3 नए सिपह सालार मिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों युद्धपोतों को नौसेना में शामिल किया है। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर संबंध में नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए तैयार हैं। देखिए क्या है इन युद्धपोतों और पनडुब्बी की ताकत और इनके आने से समंदर की सरहदों की सुरक्षा में नौसेना को कितनी मदद मिलेगी। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर समंदर के 3 नए योद्धा, जिन्हें आज नौसेना का सिपह सालार बनने का गौरव हासिल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में लहरों के इन लड़ाकों को नौसेना में शामिल किया। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। अब आधुनिक तकनीक से लैस ये तीनों ताकतवर युद्धपोत और पनडुब्बी दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। 3 तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान के लिए समंदर के रास्ते दुश्मनों की साजिश का खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है।
लेकिन अब एक साथ इन तीनों योद्धाओं के नौसेना में शामिल होने से समुद्री सीमाओं की निगहबानी में नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। इनमें से आईएनएस सूरत एक डिस्ट्रॉयर है। ये P-15 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। इसकी लंबाई 163 मीटर है। बीम की चौड़ाई 17.4 मीटर है। ये समंदर में 30 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये करीब 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसमें इतना ईंधन होता है कि ये समंदर में लगातार 45 दिनों तक रह सकता है। इस पर करीब 300 नौसैनिक सवार होते हैं। खास बात यह है कि इसमें 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। ये अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत विध्वंसकों में से एक है। इस युद्धपोत ने महज 6 महीने में ही अपना सी ट्रायल खत्म कर लिया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। वहीं आईएनएस नीलगिरी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये जहाज P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। इसकी लंबाई 149 मीटर है। बीम 17.8 मीटर है। समंदर में ये 32 नॉटिकल माइल्स यानी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक बार में ये समंदर में करीब 10,200 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसमें एक साथ 200 से ज्यादा नौसैनिक सवार होते हैं। इसमें 32 बराक मिसाइल, 8 ब्रह्मोस, 2 टॉर्पीडो मिसाइलें लगी हैं। इसके साथ ही इस युद्धपोत में 76 mm की नेवल गन भी लगी है, जो दुश्मनों को पलक झपकते निस्तनाबूद कर सकती है। आईएनएस नीलगिरी को नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। ये ज्यादा क्षमता के साथ समुद्र में लंबे समय तक रहने तथा स्टील्थ युक्त उन्नति सुविधाओं से युक्त है। इसमें मौजूद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और रडार सिग्नेचर इसे ज्यादा घातक बनाती है, यानी दुश्मनों के रडार इसे पकड़ नहीं सकते और ये बड़ी खामोशी से दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकता है। आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी आधुनिक विमानन सुविधाओं से भी युक्त है। ये दोनों दिन और रात के वक्त चेतक, LAH, सी किंग, MH-60R समेत कई हेलीकॉप्टरों के संचालन कर सकते हैं। लहरों पर आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी नौसेना की ताकत बढ़ा रहे हैं, तो आईएनएस वाघशीर समंदर की गहराइयों में नौसेना का परचम लहराने के लिए तैयार है। आईएनएस वाघशीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। ये कलावरी क्लास की पनडुब्बी है। इसकी लंबाई 67.5 मीटर, बीम 6.2 मीटर और ऊंचाई 12.3 मीटर है। समंदर की गहराइयों में इसकी रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा है और सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें समंदर में लगातार 50 दिन तक रहने की क्षमता है। ये टॉर्पीडो, एंटीशिप मिसाइलों से लैस है। इस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांस की नौसेना के सहयोग से किया गया है। इस पनडुब्बी को एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में महारत हासिल है। समंदर के इन तीनों योद्धाओं के शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। नौसेना के दूसरे युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ मिलकर ये तीनों समुद्री सीमा का ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करेंगे जिसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।